Hello and welcome to the channel. In this video, we are going to cover our next chapter, that is parliamentary system and federal system. उसके MCQ डिस्कस किए जाएंगे from Indian polity. This video is presented by me. My name is Vishal. So let's get started. तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बताएं मुझे कि in the parliamentary form of government, the member of the council of ministers are collectively responsible to. ओके एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपके मेंबर होते हैं कहाँ के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो कलेक्टिवली किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हेड ऑफ द स्टेट, सेकंड अपने पास है द चेयरमैन ऑफ अपर हाउस एंड द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, सी ऑप्शन आप द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लास्ट वी हैव द प्राइम मिनिस्टर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इसका आंसर मार्क करें मुझे. तो वो मेनली बात करें तो पार्लियामेंट के लिए, यूँ कहें कि इन जनरल वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बात की जाए तो आर्टिकल 1775 के अकॉर्डिंग आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा कि वो कलेक्टिवली आपके जो लोकसभा है, ठीक है, जो पॉपुलर हाउस है इंडियन के केस में, दैट इज़ लोकसभा. तो लोकसभा के लिए वो मेनली यूँ कहें कि पर्टिकुलरली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इन जनरल बात करें तो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बिंग जो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू the upper house, the popular house of the parliament. In this case, in Indian case, आपके पास जो आर्टिकल 75 है उसमें ये लिखा भी गया है कि आपके पास इन जनरल तो वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ठीक है जी, तो ये भी आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. चलिए नेक्स्ट वी हैव which of the following are the principle on the basis of which the parliamentary system of government in India operates. अब देखिए इस पर ध्यान देना आपने, मेनली आपसे पूछा जा रहा है वो प्रिंसिपल जिनके बेस के ऊपर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है इंडिया में. फर्स्ट ऑप्शन आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है जी. सेकंड वी हैव वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ अपर हाउस. ऑप्शन बी आपके पास. ऑप्शन थर्ड अपने पास क्या, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, एंड फोर्थ वी हैव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस. चूज इसमें से आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर चूज करें इन निम्नलिखित में से. तो देखिए इसमें मेनली अगर बेसिक्स देखोगे ना, आपके पास जो पार्लियामेंट्री या आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, बेसिस तो उनका ये रहता है कि आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किस तरह से रिलेशन, अगर मेनली बात करो ना, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप गवर्नमेंट को. ठीक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको बेस जो आपका डिस्टिंग्विश करता है वो है क्या बेस है, वो किस बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आपकी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, कौन सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है. ठीक है, तो इसका आपका बेस होता है कि आपका रिलेशनशिप जो है, ठीक है, किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो आपके पास एग्जीक्यूटिव विंग है प्लस जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहता है, उसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो अपने पास गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री और कौन सी क्या है प्रेसिडेंशियल. ठीक है जी, तो इंडियन के केस में हम सभी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं. तो इनमें से आपको मेनली जो देखिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जो है, दिस इज क्या है आपका फीचर है इसका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का. ठीक है जी, ओके. अब रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये भी सही है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर. अब लास्ट वाले उसमें हमने यही देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के लिए. इंडिया के केस में जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास लोकसभा के लिए, तो इसमें जो मेन फीचर है इनमें से तीन तो हैंगे, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दे आर द बेसिस, है ना, ऑफ विच द पार्लियामेंट सिस्टम इज फाउंडेड. अब मेन बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एज अ चेयरमैन ऑफ रस, तो ये बेसिस नहीं है. ठीक है जी, तो आपके इस केस में सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. तो अगर सेकंड को उठाएंगे तो अपने पास ऑप्शन सी बचता है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको क्लियर है. मैंने कहा कि आपके पास जो बेसिस होता है जिसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. तो बेस यही है कि आपके पास एग्जीक्यूटिव और उसके साथ साथ लेजिस्लेचर का किस तरह का संबंध है उनके बीच में. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. चलिए नेक्स्ट वी हैव, अब इसमें ना मेनली अगर इस वीडियो से आप मेन एक चीज़ सीखे जाना, जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, उसको मेन मानते हैं. जब मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव आपके पास और लेजिस्लेचर के बीच में अगर सेपरेशन ऑफ पावर रही तो क्या होता है, वो किस में जाता है आपका, वो जाता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अमेरिका के केस में. लेकिन इंडिया के केस में आप देखो, जब हम डिसाइड वो पढ़ते हैं ना इसके, अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ोगे तो उसकी अगर पढ़ोगे आप उसमें देखोगे कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं. तो उसमें डीमेरिट्स हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो है अगेंस्ट है किसके, सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में. ठीक है, इसे लास्ट वाले में ना पढ़ाया था मैंने कि सेपरेशन ऑफ पावर मेन आपने याद रखना है. ठीक है, जो इसका मेन फीचर है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल में होती है, लेकिन आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सेपरेशन ऑफ पावर हमको देखने को नहीं मिलती है. किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर की एक थ्योरी जो है मेनली इसके द्वारा देखी कि मोंटेस्क्यू, आप याद रखना है, ठीक है, फ्रेंच एक पॉलिटिकल थिंकर थे, इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी कि आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी। इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में इन्होंने बताया था कि किस तरह से अगर हम एक पावर को ना एक इंडिविजुअल के पास कंसंट्रेट कर दें या फिर एक ऐसी बॉडी बना दें, इस केस में एग्जीक्यूटिव बिंग के पास है ना, ये आपके पास एग्जीक्यूटिव के पास एक पर्सन के पास दे दो यार, बॉडी ऑफ पर्सन के पास आप ना बॉडी दे अपने पास, सॉरी पावर्स दे दो, तो उसका क्या होता है, उसमें तानाशाही आ जाती है ना, डेस्पोटिज्म, वो आपने सबने क्लियर है। तो ये थ्योरी भी आपको थोड़ी सी ध्यान में देना आपको, ठीक है, इसके द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर मेनली, क्योंकि सेपरेशन पावर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी गवर्नमेंट जो क्या है आपकी मतलब किस तरह का रिलेशनशिप है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। फिर आप सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो वो प्रेसिडेंशियल में जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपके जुडिशरी की पावर सेपरेट होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में देखोगे ना मिक्स ही पावर होती है, जैसे कि वही एग्जीक्यूटिव और उनको जो आपके पास एग्जीक्यूटिव है ना, और कौन से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है, उनको आप डिफ्रेंशिएट इन कर पाओगे ना पावर के मामले में। ओके, याद रखना वैसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फेडरल, अच्छा फेडरल टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कहाँ पे दी गई है? फिगर्स इन प्रियम्बल, ओके, फिगर्स इन आर्टिकल 368 सॉरी, एंड फिगर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिगर एनीवेयर। तो आप देखिए फेडरल गवर्नमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, टू बी ऑनेस्टली, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहीं भी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका, ठीक है। तो फेडरेशन टर्म या फेडरल टर्म जो है कहीं भी आपके पास संविधान में लिखी गई। इसके साथ मतलब बात करूँ मैं फेडरल के बिहाफ पे अगर बात करूँ तो यूनियन शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। तो फेडरल शब्द जो है कहीं भी इंडियन की कहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना आप, क्योंकि वो पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो इसको अपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास द कोटेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज एट द मोस्ट क्वासी फेडरल, अ यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than the federal state with unitary features. It attributed to, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी, ठीक है। कल भी मैंने बताया था आपको कि हमारी फेडरल जो उसको कोई कहता है कि क्वासी फेडरल है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ है या फिर यूनिटरी है ना। तो अब कल हमने देखा था कि इन पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा किस तरह से अपने पास इंडियन की फेडरल फीचर को डिफाइन किया गया। तो ये किन के द्वारा ही कहा गया था, ये अपने पास केसी वेयर, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द, आपको इस रेजिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास होती हैं आपकी, कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो इसका राइट आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट। ओके, लेट्स सी, द पावर ऑफ द सेंटर, देखिए द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली ले डाउन, ठीक है जी, फेडरल का फीचर बता रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या इनका जो फेडरल स्टेट है उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या आपके पास ऑप्शन नंबर द पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट जो है उनके पास क्या होती है, वो दे आर क्लियरली ले डाउन। अब क्लियरली ले डाउन अगर ये ऑप्शन सही है तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा रहा है इसमें, करेक्ट हमको फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट ओनली 1 इज अ करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये देखिए जो आपके पास फेडरल है उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि अगर पावर्स देखिए सेपरेशन ऑफ पावर लिखा गया तो कहीं तो मेंशन होगा वो, ठीक है। तो अगर इसके पास आपने यही याद रखना कि इनका अनरिटन ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल स्ट्रक्चर में। क्या क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर, क्या फीचर्स रहते हैं, आपके पास 2 गवर्नमेंट होगी, एक रीजनल, एक नेशनल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे, ठीक है। उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। आपके पास पावर्स के डिवीजन जो होगा, ठीक है, पावर जो आपकी पावर का डिवीजन होगा, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, सॉरी, है ना। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आसानी से ताकि उसमें फेरबदल ना किया जा सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी, ये फीचर किसका, आपका फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये कुछ एक फीचर्स है किसके, आपके फेडरल गवर्नमेंट का। यूनिटरी की बात करें, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास सिंगल गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। आपके पास नेशनल लेवल पे ही गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वही डिसाइड करेगी कि उसको रीजनल पे गवर्नमेंट क्रिएट करनी है नहीं, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे जैसे कि चाइना आपके चाइना है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटर्न भी हो सकता है इस केस में या अनरिटन भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जो फ्रांस है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट है वो भी, लेकिन ब्रिटेन है वहाँ पे क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मतलब वो रिटन अनरिटन में आपके यूनिटरी के केस में चल जाएगा, लेकिन फेडरल में आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट रॉन्ग की आपकी। उसके साथ
सा मैंने क्या डिफरेंस बताया कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर में रहती है, लेकिन यूनिटरी में हो सकता है हो भी सकता है नहीं। और मे और मे नोट की केस, मे नोट ना ये आपको मेनली यूनिटरी केस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम भी माना जा सकता है कि नहीं भी माना जा सकता। सेकंडली आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो फ्रांस के केस में रिटन है और ब्रिटेन के केस में अनरिटन है, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या है कुछ एक फीचर्स हैं। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती। तो मे और मे नोट का केस जब भी आपको आ जाए तो आपने याद रखना कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहा होगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम रहेगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट रहेगी आपकी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आई होप क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द 3 लिस्ट दैट डिवाइड्स द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ओके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था हमने कि आपके कौन से शेड्यूल है जिसमें कि ये बताया गया कि आपकी जो पावर का सेपरेशन रहेगा किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ऑप्शन इसमें क्या है, 5th है, ये तो नहीं है, 6th भी नहीं है, ठीक है, 7th है, 8th कौन सा है इसमें? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7। इसमें आपके पास 3 लिस्ट दी गई है मेनली, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन जो है वो यूनियन लिस्ट पे जितने भी जो अपने पास क्या कहते हैं उनको सब्जेक्ट है उन पे कौन लॉ बनाएगा आपका? वह यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी अपने पास सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। और इस पर रेजिडुअरी पावर्स आती हैं जिसको कि न्यू है, ठीक है, उस पर जो है बस पार्लियामेंट को अधिकार है उस पर लॉ बनाने का, ठीक है जी। तो आपने इनको ध्यान से देखना है। चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट था ये। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको अपने पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल सिस्टम को आज हमने क्लियर मतलब पढ़ लिया। और अब मेनली ना इसमें देखना आप किस तरह की गवर्नमेंट सेटअप होती है ध्यान से। अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो ज़रूर से जाकर के अपनी रेफरेंस बुक जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जाकर के इन चीज़ों को डिटेल में देखें। देखिए जब हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं तब अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो हमको मतलब उस टाइम में उसको देख लेना बुक में जाकर के, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम चीज़ें समझ आती हैं। तो आई होप आप इसको जो है वो अटैम्प्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक जो भी आप बुक फॉलो करते हैं पॉलिटी के लिए उसमें जाकर के अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर करेंगे। दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।